हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। वर्तमान साझेदारों के बीच में लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। बच्चों, हमें पता है पार्टनरशिप जो है एक ठहराव है, एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में किसी भी बिजनेस से होने वाले लाभों को बांटने के लिए। सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप एज पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि पार्टनरशिप जो है एक एग्रीमेंट है, समझौता है, ठहराव है दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में, जो कि कोई एक लीगल बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस से होने वाले जो प्रॉफिट हैं उन प्रॉफिट को आपस में शेयर करेंगे, बांटेंगे। तो एग्रीमेंट जो है यही पार्टनरशिप है, हम ये भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जब कभी भी यदि इस एग्रीमेंट में कोई चेंज होगा तो इस चेंज से तुरंत एक नई जो पार्टनरशिप है वो अस्तित्व में आएगी, और जैसे ही चेंज हुआ तो उससे पहले जो भी टर्म कंडीशन थी तो उस एग्रीमेंट की, वो पुराना एग्रीमेंट समाप्त हो जाता है। अर्थात पुरानी जो पार्टनरशिप है वो ख़त्म हुई और न्यू पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आएगी, और इसको हम बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या पुनर्गठन, साझेदारी का पुनर्गठन इसको हम कहेंगे। तो कुछ सिचुएशन हैं जिनसे पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन या पुनर्गठन होता है। तो नंबर 1 पे हम बात करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ अनुपात में परिवर्तन। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं ए और बी दो पार्टनर हैं, उनके बीच में 2:1 के अनुपात है। ये एग्रीमेंट है कि वो 2:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। यदि किसी एक डेट को ए और बी ये एग्रीमेंट करते हैं कि फ्यूचर में हम 1:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही ये एग्रीमेंट हुआ तो यहाँ पे एक न्यू एग्रीमेंट होता है, और इस न्यू एग्रीमेंट की वजह से नई पार्टनरशिप जो है अस्तित्व में आ जाती है, और इसको हम कहेंगे, इस नई पार्टनरशिप बनने को रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फिर केस ये हो सकता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। जब भी किसी साझेदार का साझेदारी में प्रवेश होगा तो उस सिचुएशन में उस पार्टनरशिप फर्म का पुनर्गठन होगा, एक नई पार्टनरशिप अस्तित्व में आएगी। साझेदार का प्रवेश करने के लिए ज़रूरी है कि जिस टाइम पे एडमिशन होता है पार्टनर का, उस टाइम पर जितने भी साझेदार हैं, जितने भी पार्टनर हैं, उन सभी की सहमति होना ज़रूरी है, तभी कोई साझेदार नया शामिल किया जा सकता है, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है। हम मान लेते हैं XYZ 3 पार्टनर हैं और इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1। यहाँ पे कोई एक P नाम का एक व्यक्ति शामिल कर लिया जाता है पार्टनरशिप में पार्टनर के रूप में, और XYZ और P के बीच में जो नई रेशियो डिसाइड होती है वो है 1:2:1:2। ये हम सब मान रहे हैं, काल्पनिक आंकड़े हैं ये, मानने के लिए सिर्फ
एक्चुअल जो भी होगा एग्रीमेंट के अनुसार वो चीज़ें होती हैं, तो इसको भी हम बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये जो पार्टनरशिप है XYZ के बीच में थी, इसका दोबारा से पुनर्गठन हुआ, ये XYZ और P के बीच में नई पार्टनरशिप जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:1:2 होगी। तो जैसे एडमिशन होता है ऐसे ही रिटायरमेंट भी हो सकती है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, साझेदार का अवकाश। जब भी पार्टनरशिप बनती है तो उसमें एग्रीमेंट में साझेदार के प्रवेश, रिटायरमेंट आदि से संबंधित टर्म कंडीशन निर्धारित हो जाती हैं पार्टनरशिप डीड में। तो वहाँ पे उन कंडीशंस के अनुसार कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकता है, रिटायरमेंट ले सकता है पार्टनरशिप से। तो ये भी एक तरीका है पार्टनरशिप के रिकंस्टिट्यूशन का, साझेदारी के पुनर्गठन का। हम मान लेते हैं PQR 3 पार्टनर थे जिनके बीच में रेशो 3:2:1। यहाँ पर R जो है वो रिटायरमेंट ले लेता है और P और Q एग्रीमेंट करते हैं कि वो फ्यूचर में 2:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो यहाँ पे PQR जो पार्टनरशिप है उसका पुनर्गठन होता है P और Q के बीच में नए एग्रीमेंट के कारण। तो इसको ये भी एक तरीका है पुनर्गठन का साझेदारी के। चौथा तरीका जो हो सकता है वो हो सकता है डेथ ऑफ ए पार्टनर, साझेदार की मृत्यु, साझेदार की मृत्यु। यदि साझेदारी फर्म के किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो वो भी एक तरीका है जो रिमेनिंग पार्टनर बचेंगे उनके बीच में नई साझेदारी के पुनर्गठन का। तो यहाँ पे जैसे अवकाश ग्रहण करने में हमने कहा था कि R अगर रिटायरमेंट ले तो P और Q के बीच में नया एग्रीमेंट होगा, ये साझेदारी का पुनर्गठन होगा। ठीक उसी दशा में अगर कोई भी पार्टनर हैं, यही मान लेते हैं P, Q और R, इनमें से मान लिया अगर P की डेथ हो जाए तो Q और R जो है ये पार्टनर बचते हैं और इनके बीच में अगर नया एग्रीमेंट जो भी होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 मान लेते हैं। तो ये एक नया एग्रीमेंट होगा और इसलिए नई पार्टनरशिप बन जाएगी। तो ये भी पुरानी जो पार्टनरशिप है उसका पुनर्गठन कहलाएगा। अब जो है एक और तरीका है उसको बोलते हैं अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का संविलियन। उदाहरण के लिए A और B के बीच में एक पार्टनरशिप है और उनके बीच में रेशो है 2:1। ऐसे ही C और D अलग से दो पार्टनर हैं और उनकी जो रेशो है वो है 3:1। अब क्या करते हैं, ये दोनों साझेदारी आपस में मिलके बिजनेस करने का एग्रीमेंट करते हैं और एक नई फर्म जो है वो बनती है, पार्टनरशिप बनती है ABCD के बीच में और उनकी रेशो जो है 2:1:3:1 डिसाइड होती है सभी के बीच में एग्रीमेंट से। तो यहाँ पे जो पुरानी फर्म है A और B ये ख़त्म हो जाएगी, इसका पुनर्गठन होता है और C और D का भी पुनर्गठन होता है नई फर्म के रूप में ABCD के रूप में। तो इसको हम बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी का पुनर्गठन। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला जो हमारा चैप्टर भी यही है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। बच्चों आइए हम अब डिस्कस करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। वर्तमान साझेदारों के लाभ हानि
अनुपात में परिवर्तन। जब कभी भी पार्टनर जो हैं अपनी जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें कोई भी चेंज करते हैं, वो चेंज हो सकता है कोई पार्टनर बिजनेस के लिए, फर्म के बिजनेस के लिए ज़्यादा टाइम दे रहा हो, इस वजह से उसका हिस्सा बढ़ाना ज़रूरी हो, या ये हो सकता है कि किसी पार्टनर की या कुछ पार्टनर की जो कैपिटल है ज़्यादा हो और इस वजह से उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करना पड़े। तो नई जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी उसकी वजह से कुछ पार्टनर का शेयर बढ़ेगा और कुछ पार्टनर का शेयर घटेगा। तो इस वजह से, क्योंकि कुछ पार्टनर का शेयर बढ़ रहा है कुछ का घट रहा है, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि उसमें से कुछ या एक या कुछ पार्टनर जो हैं अन्य किसी एक या कुछ पार्टनर के फेवर में कुछ त्याग करेंगे, कुछ अपना हिस्सा छोड़ेंगे, और इसका उल्टा ये भी होगा कि कुछ पार्टनर जो हैं या एक जो पार्टनर है या कुछ पार्टनर वो दूसरे एक या कुछ पार्टनर से कुछ हिस्सा गेन करेंगे इनके फ्यूचर के लाभों में। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 और ये मान लेते हैं 1/4/17 को एग्रीमेंट करते हैं कि फ्यूचर में हमारी जो रेशियो होगी वो 1:1 यानी कि बराबर होगी। अब यहाँ पे ए का हिस्सा घट रहा है और बी का हिस्सा बढ़ रहा है, वो बराबर का हिस्सेदार हो गया, पहले 1/3 था। तो क्योंकि आने वाले समय में बी जो है वो ज़्यादा गेन करेगा, हिस्सा लेगा, तो इसलिए यहाँ ये ज़रूरी हो जाता है कि उसको कंपनसेट किया जाए, बेवजह के लाभ किसी पार्टनर को ना मिले और किसी पार्टनर को बेवजह लॉस भी ना हो। तो उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। वो एडजस्टमेंट जो भी फर्म के असेट्स लायबिलिटी हैं उनके संबंध में होगी, रिजर्व सरप्लस के संबंध में होगी, और रिवैल्यूएशन किया जाएगा असेट्स लायबिलिटीज़ का, गुडविल की ट्रीटमेंट की जाएगी। ये सारी जो ट्रीटमेंट हैं वो की जाएंगी जब चेंज होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और ये एडजस्टमेंट जैसे किसी एडमिशन होता है किसी पार्टनर का या रिटायरमेंट, ठीक वैसे ही होंगी। तो हम एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे, वो होंगी सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात किया जाएगा, क्योंकि जो पार्टनर छोड़ेंगे वो उनका त्याग होगा उसका अनुपात, और जिनको हिस्सा ज़्यादा मिलेगा वो प्राप्त करेंगे तो उनके लिए वो लाभ प्राप्ति अनुपात होगा। उसके बाद फर्म की जो गुडविल है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाएगी। देन ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जिस टाइम पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी उस एग्रीमेंट से पहले जो भी प्रॉफिट हैं, जो भी रिजर्व हैं फर्म के पास, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, उनका जो है पुरानी जो रेशियो थी उसमें प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट जो है वो मिलना था पार्टनर को। लेकिन अब फ्यूचर में रेशियो चेंज होगी तो उससे पहले इनमें एडजस्टमेंट की जाएगी पुरानी रेशियो के अनुसार। ऐसे ही जो भी असेट हैं या लायबिलिटी हैं फर्म की, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट किए जाएंगे, उनकी रीवैल्यूएशन करके उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, और फिर कैपिटल्स का भी नई रेशियो के अनुसार एडजस्टमेंट की जा सकती है। तो ये सारी की सारी ट्रीटमेंट होंगी, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स होंगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होगी। तो ये 1 बाय 1 सभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। बच्चों आइए अब हम बात करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो की। जब कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा उस दशा में एक या कुछ पार्टनर किसी अन्य एक या कुछ पार्टनर के फेवर में अपना प्रॉफिट का हिस्सा छोड़ेंगे, तो जो पार्टनर जिस रेशियो में वो अपना हिस्सा त्याग करते हैं या छोड़ते हैं उस रेशियो को हम कहेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और इसके अपोजिट ये भी होगा कि कुछ एक या कुछ पार्टनर
गेन करेंगे, अपना प्रॉफिट में हिस्सा बढ़ेगा उनका, वो लेंगे दूसरे एक या कुछ पार्टनर से, उस रेशियो को हम बोलेंगे गेनिंग रेशियो। जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ये ज्ञात करना ज़रूरी है, क्योंकि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा, फ्यूचर में उनके प्रॉफिट्स में भी चेंज होगा, और जो पार्टनर त्याग करेंगे, अपने हिस्से का सैक्रिफाइस करेंगे, तो उनको कंपनसेट करना ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में उनको प्रॉफिट्स में हिस्सा कम मिलेगा और वो हिस्सा दूसरे पार्टनर लेंगे, तो उनकी क्षतिपूर्ति की जाएगी, उनको कंपनसेशन मिलेगा इस रेशियो में जो कि वो दूसरे पार्टनर से लेंगे, ताकि जो अनड्यू एडवांटेज किसी को ना मिले और अनड्यू किसी को बेवजह का लॉस भी या हानि किसी को ना हो। अब ये रेशियो निकालेंगे कैसे, इनका फार्मूला जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि जब त्याग होगा, सैक्रिफाइस होगा, उस टाइम पर ओल्ड रेशियो ज़्यादा होगी, तो ये निकलती है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और गेनिंग रेशियो का जो फार्मूला होगा वो होगा गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो उदाहरण के लिए हम सवाल एक करेंगे, ए और बी दो पार्टनर हैं और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:1, और फ्यूचर में ये 1:4:17 को डिसाइड करते हैं कि इनकी फ्यूचर में जो रेशियो होगी वो होगी 1:1। तो यहाँ पे जो हम रेशियो निकालेंगे गेन या सैक्रिफाइस जो है, इस केस में दोनों का निकालेंगे, तो ए का जो है गेन या सैक्रिफाइस वो होगा 2/3 ओल्ड माइनस न्यू है 1/2, 6, 2 2 जा 4, 3, 1/6, और ये क्या करेगा, ये होगा सैक्रिफाइस। ए जो है 1/6 सैक्रिफाइस करेगा, और बी जो है ये गेन या इसका सैक्रिफाइस निकालेंगे 1/3 माइनस 1/2, 2 - 3 माइनस 1/6, माइनस में कुछ नहीं होता, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6 गेन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए जो है वो 1/6 सैक्रिफाइस कर रहा है और बी 1/6 गेन करेगा। तो ये है सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो फिर दोबारा से एक बार हम रिवाइज करते हैं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब कभी भी वर्तमान जो पार्टनर हैं उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लाभ हानि अनुपात में किसी भी कारण से, कारण चाहे वो उनके कैपिटल में परिवर्तन हो या किसी पार्टनर के द्वारा फर्म के बिजनेस को ज़्यादा टाइम दिया जाना हो, उस वजह से अगर परिवर्तन होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो जैसे ही परिवर्तन होगा तो उस टाइम पर पार्टनरशिप का पुनर्गठन होगा, रिकंस्टिट्यूशन होगा। रिकंस्टिट्यूशन के जैसे हमने केसेस किए थे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अंतर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर और अमलगमेशन ऑफ फर्म्स। तो उसके बाद हम शुरू कर रहे थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज का पहला जो है, उसके बाद क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ेंगी जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा। तो उसमें सबसे पहली बात थी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का निकालना ज़रूरी है, क्योंकि जब चेंज होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो उसके बाद कुछ पार्टनर प्रॉफिट गेन करेंगे और कुछ लूज़ करेंगे। तो जो पार्टनर लूज़ करेंगे फ्यूचर में अपना से प्रॉफिट्स में हिस्सा, तो उनको कंपनसेट करना होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालते हैं। जिस रेशियो में पार्टनर अपना हिस्सा छोड़ते हैं उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं, और जिस रेशियो में जो पार्टनर हैं वो अपना हिस्सा ज़्यादा लेते हैं, जिनका इंक्रीज होता है, उसको बोलते हैं गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो होती है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो 1 by 1 जो भी हमने किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल की होगी, फिर
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के बारे में ट्रीटमेंट होगी, रिवैल्यूएशन होगा असेट्स और लायबिलिटीज़ का, और ऐसे ही एडजस्टमेंट होगी कैपिटल की। तो वन बाय वन ये करेंगे। सबसे पहला हमने किया है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। उम्मीद करता हूँ मैं ये आपको समझ में आया होगा।